क्या हम इन्हें दशमलव रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, उसके लिए हमें इन्हें भाग विधि से हल करना होगा। पहला उदाहरण लेते हैं 5/4 और 5 को 4 से भाग देते हैं। हमें मिला 1.25। इस उदाहरण में कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 हो जाता है और भागफल में दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। इसलिए इस दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अब लेते हैं अगला उदाहरण 10/9। यहाँ 10 को 9 से भाग देने पर शेषफल 0 न होकर उसमें 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और उसी तरह भागफल में भी 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और उसका दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार मिल रहा है, 1.111 और इसी तरह आगे भी। आप इसे ध्यान से देखें तो यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ऐसे दशमलव प्रसार जहाँ शेषफल और भागफल दोनों में पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे हम अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर लगाया गया दंड अंकों के उस खंड को प्रकट करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। यदि हम तीसरे उदाहरण को देखें 1/27, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हो रहा है। इस भाग को ध्यान से देखें तो तीसरे चरण के बाद हमें फिर वही शेषफल मिल रहा है। इसे और आगे हल करें तो फिर से यह 3 चरणों तक दोहराए जा रहे हैं। और अब अगर भागफल को देखें तो जैसे शेषफल में पुनरावृत्ति हो रही है वैसे ही भागफल में दशमलव के बाद 0, 3, 7 इस खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या हम इस दशमलव प्रसार को भी अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कह सकते हैं? जी हाँ, और इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 0.037 बार। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि उदाहरण 2 और 3 में क्या अंतर है? उदाहरण 2 में केवल एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन उदाहरण 3 में खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। हमारे लिए गए तीनों उदाहरणों की तुलना करें तो हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कुछ चरणों के बाद शेषफल या तो 0 हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति प्रारंभ कर देता है। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है, जैसे कि उदाहरण 2 में 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और भाजक 9 है। उदाहरण 3 में 3 प्रविष्टियां हैं और भाजक 27 है। दोस्तों, हमने अब तक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखा। क्या अपरिमेय संख्याओं को भी इस प्रकार लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। करनी में 2 और करनी में 5 का दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार का है। इन्हें ध्यान से देखें तो यहाँ न तो संख्याएं दोहराई जा रही हैं और न ही खत्म हो रही हैं। ऐसे ही हम अनेक अपरिमेय संख्याएं याद कर सकते हैं और उनका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। आप पाई से तो परिचित होंगे। इसका दशमलव प्रसार कुछ इस तरह है। यहाँ भी संख्याएं न तो दोहराई जा रही हैं और न ही खत्म हो रही हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इनमें पहली और चौथी संख्या में दशमलव के बाद कोई भी संख्या या संख्याओं के खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और इनके आगे बिंदुओं की श्रृंखला यह दर्शाती है कि इनका कहीं अंत नहीं है, यानी यह दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरी संख्या में 5 के ऊपर लगा हुआ दंड यह दर्शाता है कि यहाँ 5 की पुनरावृत्ति हो रही है और तीसरी संख्या में दशमलव के बाद 8, 4, 7 इस खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए यह दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इन संख्याओं को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p, q पूर्णांक है तथा q 0 नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की एक विधि है जो हम अगले कुछ चरणों में देखेंगे। पहली संख्या लेते हैं 0.888। अब इसे x मान लेते हैं। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है या संख्याओं के खंड की। यहाँ एक ही संख्या यानी 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर यह प्राप्त हुआ 8.888, यानी दशमलव एक कदम दाहिनी ओर चला गया। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 10x बराबर 8 धन 0.888,
हमने 0.888 को x माना था, इसलिए यह हो जाएगा 10x बराबर 8 धन x। अब x को बाईं ओर लेंगे तो होगा 10x ऋण x बराबर 8। अब इसे आगे हल करने पर हमें मिला x बराबर 8/9। दोस्तों दूसरी संख्या लेते हैं 0.27। इसे भिन्न के रूप में लिखना बहुत आसान है। यह एक शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ किसी संख्या या संख्याओं के खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ दशमलव के बाद केवल 2 ही संख्या होने के कारण हम 100 से गुणा करके 100 से ही भाग देंगे और अब हमें मिलेगा 27/100, जो इस संख्या का भिन्न रूप है। दोस्तों तीसरी संख्या लेते हैं 2.2424 इत्यादि। अब इसे x मान लेते हैं। इसमें दशमलव के बाद 2 संख्याओं यानी 2, 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ हम 100 से गुणा करेंगे और इस तरह हल करेंगे। हमें मिला 222/99। 1/19 को दशमलव रूप में दर्शाइए। यहाँ हम इसे विस्तृत विभाजन विधि से हल करते हैं। दोस्तों आप भागफल को देखिए। हमें यहाँ अभी तक कोई संख्या या संख्याओं की पुनरावृत्ति का खंड प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? चलिए इसे अभी और आगे तक हल करते हैं। अब भागफल को ध्यान से देखिए। इसमें 18 संख्याओं के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति प्राप्त हो रही है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यदि ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप हल कर रहे हो और आपको कई अंकों तक किसी संख्या या खंड की पुनरावृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो यह सोचना गलत होगा कि कहीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी ही नहीं। इस संख्या को हम 1/19 यानी p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह एक शांत दशमलव प्रसार है। चलिए अब हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। 2.8 संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच स्थित है। अब हम 2 और 3 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं, कुछ इस तरह। 10 बराबर भागों में ही क्यों? क्योंकि इससे संख्या तक पहुंचने में काफी आसानी होगी। इसमें पहला चिन्ह 2.1 दर्शाता है, दूसरा 2.2, इसी तरह यह आखिरी 2.9। क्या हम बिना दशमलव प्रसार जाने भी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जी हाँ, इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाने का एक तरीका है। चलिए हम कर्णी में 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं यह देखते हैं। हमें कर्णी में 2 कैसे प्राप्त होगा? कोई भी संख्या हमें कर्णी में कब प्राप्त होती है? जब किसी भी संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग बराबर 2 होगा, तब हमें x बराबर कर्णी में 2 मिलेगा। दोस्तों वर्ग, वर्गमूल जैसे शब्द सुनते ही हमें कौन सा नियम याद आता है? पाइथागोरस नियम। यदि यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज ABC लें जिसमें AB और AC दोनों की लंबाई 1 इकाई हो, तो पाइथागोरस नियम के अनुसार हमें कर्ण AC की लंबाई कर्णी में 2 प्राप्त होगी। हम जानते हैं कि कर्णी में 1 का मान 1 होता है और कर्णी में 4 का मान 2 होता है, यानी कर्णी में 2 संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच ही स्थित है। इसलिए यदि हम कर्णी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं तो त्रिभुज ABC को कुछ इस प्रकार बनाना होगा कि बिंदु A 0 और बिंदु B संख्या 1 पर स्थित हो और बिंदु B से 1 इकाई का लंब खींचेंगे। अब भुजा AC की लंबाई जो कि कर्णी में 2 है, प्रकार से मापकर बिंदु A पर रखकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचने पर बिंदु E प्राप्त होगा जो कर्णी में 2 के संगत है। कर्णी में 3 और कर्णी में 5 को यानी √3 और √5 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। यहाँ बिंदु E कर्णी में 2 के संगत है। यहाँ रेखा AC पर एक लंब यानी परपेंडिकुलर खींचिए और प्रकार में 1 इकाई लंबाई मापकर बिंदु C से लंब पर एक चाप खींचिए जो उसे F पर काटता हो। और अब केंद्र बिंदु A और F को मिलाने वाली एक रेखा खींचिए। यहाँ ध्यान दीजिए, हमें एक समकोण त्रिभुज ACF मिला जिसमें AC की लंबाई कर्णी में 2 है और CF की लंबाई 1 है। पाइथागोरस का नियम का उपयोग करने पर हमें AF कर्णी में 3 मिला। प्रकार में AF की लंबाई मापकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचिए जो उसे बिंदु G पर काटता है और यही बिंदु कर्णी में 3 के संगत है, यानी उससे मेल खाता है। दोस्तों कर्णी में 4 को भी हम इस प्रक्रिया द्वारा दर्शा सकते हैं।
इस तरह इसमें संख्या रेखा पर हमें बिंदु 2 मिलेगा, क्योंकि कर्णी में 4 का मान 2 होता है। अब यहाँ कर्णी में 5 को दर्शाने के लिए रेखा AH पर एक लंब खींचिए और प्रकार में 1 इकाई लंबाई मापकर उस पर एक चाप खींचिए जो बिंदु J पर काटता है। अब यहाँ बिंदु A और J को मिलाने पर हमें एक समकोण त्रिभुज AHJ मिला। यहाँ त्रिभुज AHJ में पाइथागोरस नियम का उपयोग करें तो यहाँ AJ का मान कर्णी में 5 मिला। अब उसकी लंबाई प्रकार में मापकर प्रकार को केंद्र बिंदु A पर रखकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचिए जो उसे बिंदु K पर काटता है। दोस्तों, बिंदु K कर्णी में 5 के संगत है। आपने यह ध्यान दिया होगा कि इस प्रक्रिया में हमें एक ऐसी रचना प्राप्त हो रही है और इसे ही हम वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट्स पाइप। कर्णी में 4.5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। दोस्तों, एक रेखा पर बिंदु A और B इस प्रकार लीजिए कि A और B के बीच की दूरी 4.5 हो और अब बिंदु B से 1 इकाई की दूरी पर बिंदु C लीजिए कुछ इस प्रकार। अब रेखा AC का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, AB धन BC बटे 2। यह मिला मध्य बिंदु O। अब प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाइए। रेखा AC पर एक लंब खींचिए जो बिंदु B से होकर अर्धवृत्त को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती हो। दोस्तों, यहाँ O और D को मिलाने पर हमें एक समकोण त्रिभुज OBD मिला। हमें पता है कि AB की लंबाई 4.5 और OA की लंबाई 2.75 है। OB की लंबाई 1.75 होगी। त्रिभुज OBD में अब हम पाइथागोरस नियम का उपयोग करके BD का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें BD कर्णी में 4.5 मिला। अब यदि हमें इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हमें बिंदु B को 0, C को 1 और BD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचना होगा कुछ इस तरह। हमें संख्या रेखा पर मिलने वाला बिंदु कर्णी में 4.5 के संगत है। इसी तरह हम किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं।